एक मित्र हैं राम जी यादव। वे भोपाल में रहते हैं, पहले सागर में रहते थे, आजकल भोपाल में रहते हैं। और वे सिविल इंजीनियर थे, रिटायर्ड हुए और अभी 2 महीने पहले नर्मदा परिक्रमा से लौटे हैं। और उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि सभी युवाओं को नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए। नर्मदा परिक्रमा, जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहने वाली माँ नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती हैं और लगभग 1350 किलोमीटर की यात्रा करके खंभात की खाड़ी में विसर्जित होती हैं। तो एक 1400 किलोमीटर 1300 किलोमीटर लंबी नदी की परिक्रमा, यह पूरे विश्व में एक अनूठा उदाहरण है जो शायद और कहीं नहीं होगा। और ये सदियों से लोग, हजारों साल से लोग इस विशालकाय माँ नर्मदा की परिक्रमा करते आ रहे हैं। और कई तरह की परिक्रमाएं होती हैं और लगभग 3500 किलोमीटर की यह पूरी परिक्रमा होती है, क्योंकि इस परिक्रमा में अमरकंटक के दक्षिणी भाग से यात्रा शुरू की जाती है और दक्षिण में चलते चलते विमलेश्वर तक पहुंचते हैं लोग। और बिना नर्मदा नदी को क्रॉस किए, मतलब नदी को लांघा नहीं जाता है, और पूरी परिक्रमा करते हुए समुद्र से, विमलेश्वर से वापस होते हुए उत्तर की तरफ यात्रा करते हैं। और इस तरह ये पूरी यात्रा संपूर्ण होती है। इसमें कई तरह की यात्राएं होती हैं, पंचकोशी यात्रा है और भी तमाम तरह की यात्राएं करते हैं। और कोई इसे 3 वर्ष में पूरा करते हैं, कोई 6 माह में पूरा करते हैं। आजकल लोग वाहनों से भी यह यात्रा करने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी और संस्कृति, इससे जुड़ा यह उदाहरण बेमिसाल है और इसे समझना चाहिए। मैं डॉक्टर पंकज तिवारी और आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र या विज्ञान की। इस विषय के अंतर्गत आज जो ये व्याख्यान है, इसका प्रमुख उद्देश्य है पारिस्थितिकी की विभिन्न परिभाषाएं और उसे सहजता से सरल रूप में समझना। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इन 2 शब्दों में क्या अंतर है। दूसरा, संस्कृति की परिभाषा क्या है, और ख़ासतौर पर भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर संबंध क्या हैं और किस तरह संस्कृति में ये चीज़ें परंपराओं के रूप में डेवलप हुई हैं, जो कि हमें इकोसिस्टम को समझने में मदद करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम से ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। माने पारिस्थितिकी और संस्कृति, ये दोनों का जो अंतर संबंध है, इसे जानने का प्रयास भी हम इस व्याख्यान के दौरान करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेगल ने किया था और 1869 ईस्वी में यह सर्वप्रथम यह शब्द आया। उसके बाद इकोलॉजी पर तमाम तरह की अवधारणाएं विकसित होती गई और आज यह एक पूरा विज्ञान हमारे सामने है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में यह बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पारिस्थितिकी है, दरअसल वह कैसे एक अलग विज्ञान के रूप में सामने आया। तो पारिस्थितिकी को यदि हम शब्दावली के नज़रिए से देखते हैं तो पारिस्थितिकी परिस्थिति से बना हुआ शब्द है। परिस्थितियाँ, जीव और वनस्पतियों का जो संबंध है वो परस्पर है। वातावरण का संबंध परस्पर है। वातावरण का संबंध जीव और वनस्पतियों पर हो रहा है और वनस्पति और जीवों का संबंध वातावरण पर हो रहा है। तो यह एक परस्पर संबंध है और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी है। इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है। तो इस तरह का जब पूरा एक वातावरण तैयार होता है, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और यह अलग अलग हो सकता है। जैसे वाटर इकोसिस्टम है, वह एक अलग तरह का जलीय तंत्र है जहाँ पर जल में रहने वाले जीव हैं
उनके ऊपर जल का प्रभाव और जल का उनके ऊपर प्रभाव, वहाँ टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है, दबाव कितना है, गुरुत्वाकर्षण कितना है, ये सभी जो कारक हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में हमें मदद करते हैं। और हर जगह की पारिस्थितिकी अलग अलग होगी। स्थल जैसे हम कहेंगे भू पारिस्थितिकी, जो हमारी ज़मीन है, भूमि है, उस पर घास के मैदान भी हैं, पर्वत भी है, चट्टानें भी हैं और मिट्टी के खेत भी हैं। तो ये अलग अलग इकोसिस्टम है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र दरअसल एनवायरनमेंट, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं, पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण बड़ा शब्द है और व्यापक शब्द है। पर्यावरण में हम कहते हैं कि एक सूक्ष्म जीव से, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बिल्कुल सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव से लेकर ब्रह्मांड तक जो भी संरचनाएं हैं, जैसे एक सूक्ष्म जीव है, वहाँ से लेकर पृथ्वी है, सौरमंडल है, आकाशगंगा है और ब्रह्मांड है, नक्षत्र हैं, तारे हैं, समूचा आकाश, समूचा ब्रह्मांड, ये पूरा परिवेश है, इसको पर्यावरण कहा गया है। पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, जबकि पारिस्थितिकी शब्द उसकी तुलना में छोटा शब्द है और वो किसी खास विशेष भौगोलिक क्षेत्र या किसी खास तरह के तंत्र के लिए उपयोग में आता है। इसीलिए हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, जिसको बाद में कहा गया। तो दरअसल आपको ये समझना ज़रूरी है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनका प्रयोग विज्ञान में अलग अलग मापदंडों के साथ किया जाता है। थोड़ी और गहराई से समझें तो इकोसिस्टम जो है या पारिस्थितिकी को यदि हम देखें तो पारिस्थितिकी में जो घटक होते हैं, जिसमें हम जैविक घटक कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं, जैविक और अजैविक घटक ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं और इनका पूरा प्रभाव वातावरण पर होता है और वातावरण का प्रभाव इनके ऊपर होता है, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया था। अब ये जो प्रभाव है ये टेम्परेचर, प्रेशर, तापमान, दबाव और गुरुत्वाकर्षण के कारण घटते बढ़ते हैं और इनका जो प्रभाव है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। तो इससे वो जो पूरा जो इकोलॉजी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव आते हैं और बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनको जानना ज़रूरी है जो पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। सामान्य रूप से देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र पर 5 तरह के कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। उनमें पहला है पदार्थ, सब्सटेंस। जो भी मटेरियल है जो हमारे आसपास, जो पारिस्थितिकी तंत्र में चट्टानें हैं, मिट्टी है या जल है, ये जो चीज़ें हैं वो आपस में रिएक्शन, उनमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उसका प्रभाव आपके सामने आता है। दूसरा है स्थिति। स्थिति का मतलब जैसे मैंने बताया कि क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, वह ठंडी जगह है कि गर्म जगह है, वहाँ सामान्य तापक्रम है, तो तापक्रम का पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत बड़ा जो तापक्रम है उसकी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी भूमिका होती है। इसी तरह दबाव, जैसे हम समुद्र की सतह में जैसे जैसे धीरे नीचे की तरफ चले जाएंगे तो दबाव जो है वो घटता बढ़ता जाएगा। जब हम ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वहाँ पर दबाव कम हो जाता है और जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बर्फीले स्थानों में और ऊंचाई वाले पर्वतों में हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही एक और कारक है जीव, जो जीवों की प्रकृति है। छोटे से छोटे जीव हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ऑर्गेनिज्म करते हैं, जंतु, बड़े से बड़े जीव हैं। तो इन जीवों की जो प्रकृति है वह भी पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डालती है। और 5वां कारक है वह है समय।
समय मतलब जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन किया जाता है तो समय महत्वपूर्ण घटक है, महत्वपूर्ण कारक है। कितने दिन, ऋतुएं, जैसे हम देखते हैं ठंड की शीत ऋतु है, वर्षाकालीन ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, तो सीजन बदलते हैं। समय, दिन और रात, रात को वह जो तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो कैसे काम करता है, दिन में वह इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो जो समय है, समय में दो तरह से अध्ययन होता है। एक तो जो लंबा समय का अंतराल है उसमें अध्ययन होता है कि कई साल, कई महीने। दूसरा घंटों में, दिन और रात। तो इस तरह से समय एक महत्वपूर्ण कारक है पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करने के लिए। इसी तरह जब हम इकोसिस्टम्स को देखते हैं तो कई तरह के इकोसिस्टम, जिसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जलीय तंत्र और भू तंत्र, भूमि का जो इकोसिस्टम है, जो हमारे ज़मीन का इकोसिस्टम है, तो ये दो प्रमुख हैं और इनमें कई तरह के तंत्र होते हैं। जैसे कि हम भूमि की बात करें तो भूमि में जो मरुभूमि है वहाँ एक अलग तरह की परिस्थितिकी होगी, जो महासागर हैं वहाँ एक अलग तरह की परिस्थितिकी होगी, और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर एक अलग तरह का इकोसिस्टम हमें देखने को मिलेगा। तो जो विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि जो पर्यावरण है वो एक बड़ा शब्द है और पारिस्थितिकी जो है वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र के लिए या किसी खास जलीय क्षेत्र के लिए उपयोग में आता है। तो इस तरह पारिस्थितिकी और पर्यावरण को समझना चाहिए। समाज शास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत आज हम संस्कृति और पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, और मैंने अभी आपको पारिस्थितिकी के बारे में संक्षेप में बताया है कि पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। संस्कृति की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हमने पूर्व के व्याख्यान में भी संस्कृति से संबंधित चर्चा की थी और आपको बताया था कि किसी समाज, किसी देश, किसी समुदाय की संस्कृति क्या होती है और किस तरह संस्कृति शब्द का मतलब है परिमार्जन, धीरे धीरे चीज़ों को सीखना और उसे सीखते हुए पीढ़ियों में ट्रांसफ़र करना। और संस्कृति किसी विशेष समुदाय या समाज की का वह गहना होती है जो उसे आकर्षक बनाती है और उसे अलंकृत करती है। आप देखेंगे कि संस्कृति, कला, रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन जीने का तरीका, वहाँ का कौशल और भाषा, इन सबको मिलाकर जो समग्रता में किसी समुदाय द्वारा प्रकट की जाती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। ये भी कहा गया है कि संस्कृति एक व्यवस्था है जो उस समाज की धरोहर या विरासत के बारे में हमें बताती है। यह भी कहा गया है कि संस्कृति एक सुगंध की तरह है जो सभ्यता से अलग है। सभ्यता और संस्कृति में यही अंतर है। जैसे ये कहा जाता है कि यदि कोई सभ्यता को हम यदि एक पुष्प समझें तो उसमें आने वाली जो गंध है वह संस्कृति है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ परिभाषाएं आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं ताकि आपको एक अंदाज हो सके कि संस्कृति क्या है। जैसे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी कहते हैं कि संस्कृति जीवन की उन अवस्थाओं का नाम है जो मनुष्य के अंदर व्यवहार, लगन और विवेक पैदा करती हैं। वह मनुष्य के व्यवहारों को मिश्रित करती हैं, उनके जीवन के आदर्श और सिद्धांतों को प्रकाश प्रदान करती हैं। शिष्ट व्यवहार, ज्ञानार्जन, कलाओं के आस्वादन इत्यादि के अतिरिक्त किसी जाति की अथवा वे समस्त राष्ट्रीय क्रियाएं एवं कार्यकलाप जो उसे विशिष्टता प्रदान करते हैं संस्कृति के अंग है। तो यह एक अलग तरीके से संस्कृति को देखने का नज़रिया है। इसी तरह
कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से संस्कृति की परिभाषा दी है। इसमें से कुछ परिभाषाएं आप और देख सकते हैं। मानव विज्ञान के एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े मानव शास्त्री हुए हैं, ब्रानिस्ता मेलिनोव्स्की। इनके अनुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जिसमें परंपरागत कला कौशल, वस्तु सामग्री, यांत्रिक कार्यकलाप, आचार विचार, प्रवृत्तियाँ तथा मूल्य समावेशित होते हैं। इसी तरह सत्यकेतु विद्यालंकार जो भारत के विद्वान हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसको संस्कृति कहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार संस्कृति मानव जीवन में उसी तरह व्याप्त है जैसे जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में संस्कृति निर्मित होती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि विभिन्न विद्वान संस्कृति को किस नज़रिए से देखते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें समझना होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द हैं और इनके अर्थ बड़े बड़े हैं और बड़े गूढ़ और गहन अर्थ हैं। हमेशा संस्कृति और सभ्यता में विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं और उसका उपयोग उन्हें करना आना चाहिए। सभ्यता एक अलग संदर्भ में प्रयुक्त होती है और संस्कृति एक अलग संदर्भ में प्रयुक्त होती है। यहाँ हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। संस्कृति और पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो संस्कृति के विषय में हमने जाना कि संस्कृति क्या है और संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र का आपस में क्या अंतर संबंध है, इसे जानने का प्रयास अब हम करते हैं। दरअसल जब भी आप किसी देश, किसी समाज, किसी भौगोलिक क्षेत्र की संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण अछूता नहीं रहता। आप पर्यावरण के साथ उस संस्कृति का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण और संस्कृति अभिन्न हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और वे जुड़े हुए हैं। उनको एक दूसरे के बगैर देखकर हम किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और उन्हें साथ में जोड़कर देखना ही होगा। जैसे मैंने सबसे शुरू में जब मैंने अपना व्याख्यान शुरू किया था उस समय मैंने बात की थी कि नदी की परिक्रमा के विषय में मैंने बात की थी। तो यह संस्कृति है जो हजारों साल की एक परंपरा है कि एक स्थान पर लोग एक नदी की परिक्रमा करते हैं। यह संस्कृति का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि तो इस तरह आप देखेंगे कि जो एक नदी का इकोसिस्टम है, एक जिसको हम कहते हैं कि जलीय तंत्र, और उससे संबंधित एक संस्कृति है कि एक नदी है, एक पूरा जलीय तंत्र मौजूद है और उसकी परिक्रमा की जा रही है और लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए वे उस नदी की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह आप देखें तो बहुत सारी ऐसी परंपराएं, ऐसे रीति रिवाज, ऐसे तीज त्यौहार आपको देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए हैं और ये अंतर संबंध जो है वह कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण या उस पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, इसकी दिशा में हमें ले जाता है। जैसा कि हमने जाना कि संस्कृति के अंतर्गत मूल्यों की रक्षा, सामाजिक मूल्यों की रक्षा, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और बहुत सारे ऐसे विशेषताएं हैं जो संस्कृति को पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ती हैं, जैसे कि श्रद्धा और विश्वास, सम्मान। जैसे हम भारत में यदि देखें और भारतीय संस्कृति की बात करें तो हम नदियों को माँ मानते हैं। हमारी संस्कृति नदियों को माँ की तरह देखती है, उन्हें देवियों की तरह उनकी पूजा होती है। पर्वतों को हम देवताओं के रूप में मानते हैं, वृक्षों को हम देवताओं के रूप में मानते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। तो संस्कृति पारिस्थितिकी तंत्र का, पर्यावरण का सम्मान करने के लिए कहती है, उसे एक बराबर जड़ और चेतन में भेद ना करना,
प्रकृति से संबंध, प्रकृति का सम्मान करना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति के मूल में निहित है। और बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो अक्सर जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी तरफ हमें ले जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो समुद्र हैं, जो हमारे सागर के तट हैं, उनके किनारे रहने वाला समाज है जो समुद्र को अपने जीवन यापन का हिस्सा मानता है और कई तरह से उसका सम्मान करता है और उसकी पूजा अर्चना करता है। और क्योंकि वह उसका सीधा संबंध जो महासागर है उसके इकोसिस्टम से है। इसी तरह एक समाज है जो नदियों के किनारे रहता है और नदी को देवी की तरह पूजता है, माँ मानता है, और उसका सारा कुछ, उसका कार्य व्यापार, उसके रीति रिवाज, उसके तीज त्यौहार नदियों से संबंधित हैं। तो वो जो नदी का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे उसका सीधा संबंध है। हम छोटे से गांव की बात करें जहाँ एक छोटा तालाब है, एक सरोवर है जो बनाया गया है, उस सरोवर से उस गांव के लोगों का संबंध है, रिश्ता नाता है। वे उस सरोवर की पूजा करते हैं और उससे उनका कार्य व्यापार संपन्न होता है। और जो उस तालाब का छोटा सा इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको वे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उसको संजो कर रखते हैं, उसे संरक्षित करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित हैं और कहीं उसे सम्मान की दृष्टि से देखना, उसे संवर्धित करना, उसे शुद्ध रखना, उसको बचा कर रखना, और जो जलीय जीव हैं या जो भूमि पर रहने वाले जीव जंतु हैं उनके प्रति दया का भाव, ये सब हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। और यही जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है और संस्कृति है, इसका अंतर संबंध है। जिस तरह हमने जलीय संरचनाओं की बात की, इसी तरह आप देखें तो जो हमारा भू तंत्र है, जिसको हम अर्थ सिस्टम, इकोसिस्टम कहते हैं, उसमें पर्वतीय, मरुभूमि, घास के मैदान से लेकर अलग अलग भू संरचनाएं देखने को मिलती हैं और वे अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं और उनमें मानव समूह रहते हैं, मानव समाज रहता है और उसके साथ उसके संबंध है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में जो वहाँ का जनजीवन है, वहाँ का जो रहन सहन है, वो पर्वतों की संरचना, उसके वातावरण, उसके प्रभाव पर आधारित है। उन्हें मालूम है कि ये जो पहाड़ हैं ये कभी भी खिसक सकते हैं, इन पहाड़ों से हमें कैसे बरतना है, किस तरह इनसे संबंध बनाकर रहना है, और यदि हम इनसे अपने संबंध बिगाड़ते हैं तो प्रकृति हमें किस तरह हमें प्रकृति का किस तरह से प्रकोप झेलना पड़ सकता है। हाल ही में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में जिस तरह से अंधाधुंध विकास हुआ, उसके कारण वहाँ पर जो वहाँ के तंत्र पर, वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ा, उससे समूचे मानव जाति को जो क्षति हुई है, जो जीव और वनस्पतियों को क्षति हुई है, वह प्रकृति का प्रकोप है। जब हम पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ करते हैं तो इस तरह के प्रकोप हमें झेलना होते हैं। इसीलिए जो हमारी संस्कृति है वह यूज़ और रीयूज़, मतलब उपयोग और उसका पुनः उपयोग की बात करती है। वह हमारी संस्कृति यूज़ एंड थ्रो की संस्कृति नहीं है कि यूज़ करना और थ्रो कर देना, उपयोग करना और उसको फेंक देना, इस तरह की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि हमें कम से कम संसाधनों में अपना जीवन यापन करना है और अपने जीवन यापन को इस तरह से बनाना है कि प्रकृति पर उसका प्रभाव कम से कम हो। यह जो हमारा बुनियादी सिद्धांत है, जो भारतीय संस्कृति हमेशा से इसकी पक्षधर रही है कि प्रकृति से कम छेड़छाड़ करते हुए हम अपना जीवन यापन करें। अंत में आज मैं इस व्याख्यान को यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा कि खंडवा से 8-9 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है नागचून। नागचून गांव सांपों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ जो रहने वाले लगभग 1000 की आबादी का यह गांव है और इसमें
हर घर में कभी कभी किचन से तो बेडरूम से तो ड्राइंग रूम से बहुत सारे सांप और जहरीले सांप निकलते हुए आपको दिख जाएंगे। आप जाएंगे तो किसी के ड्राइंग रूम में सांप बैठा हुआ है, किसी के घर में है। तो ये जो वहाँ सांपों का एक बड़ा जिसको कहते हैं हैबिटाट बना हुआ है, आवासीय क्षेत्र है, और वहाँ के लोग सांपों से प्रेम करते हैं, वो उनके साथ रहते हैं और किसी को वो हानि नहीं पहुँचाते। और जिस तरह नागपंचमी को पूजा की जाती है वर्ष में एक बार सांपों की, नागों की, लेकिन वहाँ पर हर महीने नाग देवता की पूजा होती है और लोग नागों के साथ रहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते। वहाँ के मनुष्य नागों को नुकसान नहीं पहुँचाते और वहाँ के जो सांप हैं, जो नाग हैं, वो भी वहाँ पर सहचर की भांति रहते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है, एक खास तरह का इकोसिस्टम है। जब यहाँ पर विशेषज्ञों ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह जो जगह है वह नागों के रहने के लिए उपयुक्त है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे किस्म के सांप यहाँ रहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को जानते हैं और वो सांपों को नुकसान नहीं पहुँचाते और सांप उनको नुकसान नहीं पहुँचाते। तो यह एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरह हम हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति में सांपों की पूजा करने को कहा गया है। हमारे यहाँ नाग या सांप को मारना अच्छा नहीं माना जाता, यह हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो संस्कृति का एक अंतर संबंध पारिस्थितिकी तंत्र के साथ यदि देखना है तो यह एक उदाहरण होगा। तो आज हमने ये बात की कि पारिस्थितिकी और संस्कृति ये एक दूसरे के पूरक हैं, और जहाँ जहाँ मानव समुदाय रहता है वहाँ वहाँ जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे संबंध बनाने के लिए संस्कृति में सांस्कृतिक मूल्य हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जिनको आदर्श मानकर समाज पारिस्थितिकी तंत्र के साथ अपना संबंध बनाए हुए है।